यहाँ दोनों तरफ से दौड़ती है मौत। इसे पार करना हो तो रहो सावधान, क्योंकि ये है रेलवे का खूनी फाटक। जी हाँ, बिलासपुर के तारबहार में बिना फाटक की ये क्रॉसिंग बहुत खतरनाक है। ट्रेन इस फाटक से मौत बनकर गुजरती है। हमेशा ही दुर्घटना की जो आशंका यहाँ बनी रहती थी, वो शनिवार को सच में तब्दील हो गई। जी हाँ, यहाँ रेलवे ट्रैक पार करते वक्त मालगाड़ी की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जाता है कि 3 ट्रेन एक साथ आई, जिससे ट्रैक पार कर रहे लोग जब तक कुछ समझ पाते, मालगाड़ी की चपेट में आ गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस खौफनाक मौत से उनका सामना हुआ होगा। घटना की खबर लगते ही इलाके के लोग इकट्ठे हो गए और उनका गुस्सा फट पड़ा। गुस्साए लोगों ने कलेक्टर के वाहन समेत 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए जीआरपी ने लाठी चार्ज किया, लेकिन इसके बाद भी जब भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका तो जवानों ने हवाई फायरिंग की, जिसमें एक शख्स के घायल होने की खबर है। हालात को देखते हुए सारनाथ और अमरकंटक एक्सप्रेस को रोक दिया गया। हालांकि इस हादसे के बाद रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार और घायलों के लिए 20-20 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की क्रॉसिंग पर फाटक क्यों नहीं लगाया जाता? क्यों यहाँ पर रेलवे का कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं किया जाता? क्या ऐसे हादसों का इंतजार किया जाता है? अगर इस क्रॉसिंग की बात की जाए तो पहले से ही लोग इस ट्रैक पर ओवरब्रिज बनाने को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा बेकसूर लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। प्रवीण सोनी, बंसल न्यूज, बिलासपुर। बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे में घायल 18 लोगों को जिला चिकित्सालय और आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अब तक 10 मृतकों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 3 की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हादसे की चपेट में आए 2 मृतक तारबहार, 4 चकरभाटा, एक रेलवे और एक अन्य तेलसरा का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान अजीत दास, संतोष धोबी, भगवान दीन, सूर्यवंशी, डी बाबू राव, वीरेंद्र बंजारे, कौशल्या विश्वकर्मा, मनोज कोसले और मनीराम के रूप में की गई है। वहीं हादसे में घायल लोगों ने इस हादसे के बारे में बताया। तो कुछ काम से इधर आया था तारबहार फाटक तक, वैसे मैं क्रॉसिंग पार कर रहा था तो 3 पटरी लगा है। तो जो पहले पटरी में रायपुर तरफ से ट्रेन आ रहा था, मालगाड़ी ना कर रहा था। अब उसके बाद हम लोग नज़दीक में बहुत सारे लोग थे, फिर इधर बगल वाले लाइनिंग में फिर मालगाड़ी आ गया। अब उसके बाद हम लोग बीच वाला लाइन पटरी खाली था, वहाँ पे हम लोग सब लाइन से खड़ा हो गए। भागने का तो जगह नहीं मिला। अब हम लोग सोचे कि पार हो जाएंगे ऐसे करके। उसी लाइन में लोकल ट्रेन चलने वाली आ गए, जल्दी आ गया। उसी बीच में हम लोग फंस गए। भागने का समय नहीं मिला, अंधेला का समय था। मोटरसाइकिल और साइकिल वाले लोग सब इसी में रगड़ाए हैं हम लोग। बहुत जन रहे, बहुत अगर साइकिल रही से कम से कम 50-60 जन रहे हैं। ट्रेन निकल के कुछ याद है का हो? नहीं गिर गए हम, उतना ज्यादा याद नहीं है। सुना आपने, ये वही घायल लोग थे जिन्होंने जो
इस रेल हादसे का शिकार हुए। अब हम आपको एक और लापरवाही की बानगी दिखा रहे हैं, वो भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन हो या फिर आउटर, हर जगह लोग जान को हथेली पर रखकर पटरी पार करते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि झुंड के झुंड जानबूझकर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके चेहरों पर ना कोई डर, ना कोई घबराहट। अब इस जनाब को ही देखिए, ये अकेले नहीं बल्कि अपनी साइकिल को भी पटरी पार करा रहे हैं। अगर ऐसे में अचानक कोई ट्रेन आ जाए तो शायद पटरी पर दौड़ते इनके ये कदम जिंदगी के आखिरी कदम भी हो सकते हैं। लेकिन अफसोस कि इन्हें जिंदगी की परवाह नहीं है। वो गलती इंसानों की है, रेलवे की कोई गलती नहीं है। रेलवे ने जब ऊपर से आपका फुटब्रिज बनाया हुआ है तो आप उसका यूज कीजिए। आप काहे को क्यों इसका यूज कर रहे हैं? रेलवे प्रशासन की भी जवाबदारी होनी चाहिए कि जो भी ब्रिज पार करते हैं उनको ऐसे नीचे से पटरी पार नहीं करने देना चाहिए। उसके लिए स्पेशल कोई फोर्स रखनी चाहिए। अगर रेलवे सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो कई जगह ओवरब्रिज होने के बावजूद भी लोग मौत के ट्रैक पर जानबूझकर दौड़ते हैं। चाहे वो आउटर हो या फिर रेलवे स्टेशन, हर जगह लापरवाही का आलम आसानी से देखे जा सकते हैं। इस तरह हादसा वो गंभीर रूप हुआ है, वो बेबुनियादी है। इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है, ये स्वयं जिम्मेदार है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या इसी तरह हादसों की फहरिस्त बढ़ती जाएगी? अगर लोग रेलवे पटरी को पार करते हैं तो उन पर रेलवे कार्रवाई क्यों नहीं करता, जबकि जहां देखो वहां चेतावनी के बोर्ड दिखाई देते हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो कहीं ना कहीं लोग भी मानते हैं कि इस तरह के जो हादसे होते हैं उनका कारण उनकी लापरवाही है। अगर हम रेलवे विभाग की बात करें तो जितना लापरवाह रेलवे विभाग है उतना ही लापरवाह आज खुद आम इंसान है, जो भी नियम कायदे हैं अपनी सुरक्षा को ध्यान में ना रखते हुए रोड क्रॉस करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें, जिस तरह का एक दर्दनाक हादसा कल रात बिलासपुर में हुआ। एक साथ रेलवे ट्रैक पर तीन ट्रेनें आ गई और लोग जब तक कुछ समझ पाते वो मौत के मुंह में समा चुके थे। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में करीब 14 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 10 लोगों की तो शिनाख्त फिलहाल हो गई है, वहीं 4 लोगों की अभी भी शिनाख्त होना बाकी है। इसके अलावा करीब 18 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में मृतकों को मुआवजे के तौर पर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बात की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, ऐसा रेल मंत्री का कहना है। रेल मंत्री का कहना है कि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बिलासपुर में कल पटरी पर एक खौफनाक मंजर देखा गया। बिलासपुर के स्टेशन पे हादसे का शिकार हुए हैं 14 लोग, जिनकी जान गई। आपको बता दें कि इसमें 10 लोगों की शिनाख्त फिलहाल हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पिछले काफी समय से ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी, लेकिन ओवरब्रिज की मांग सिर्फ मांग रह गई। कहीं ना कहीं उसे अनदेखा किया गया इस मांग को और इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर ओवरब्रिज होता तो शायद कहीं ना कहीं इस हादसे से बचा जा सकता था। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिलासपुर में कल रात जो दर्दनाक हादसा हुआ, ये तब की तस्वीरें हैं। इस हादसे के बाद से ही लोग काफी आक्रोशित हो गए थे। लोगों को तितर बितर करने के लिए जीआरपीएफ पुलिस को हवाई फायर भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार बरकरार रहा। आपको बता दें, लोगों का गुस्से का कारण एक ये भी था कि पिछले काफी समय से जब ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी, उनकी मांग को अनदेखा कर दिया गया, उनकी मांग को प्रमुखता से नहीं लिया गया।
इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद से ही लोगों का हुजूम रेलवे ट्रैक पर था। आपको बता दें कि पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। सभी जो भी रेल के रूट थे वहां से काफी प्रभावित हुआ था पूरा रेलवे रूट। और उसके बाद से गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर की गाड़ी सहित 7 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया था। बिलासपुर के इतिहास में बहुत बड़ा हादसा काला दिन कहा जा रहा है, जिसमें इस काले दिन में 14 लोगों की जान गई है और करीब 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें कई घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में और आसपास के अस्पतालों में भी चल रहा है। आपको एक बार फिर बता दें कि इस पूरे हादसे में घायलों को मुआवजे के तौर पे 50-50 हजार रुपए और मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। घायलों को 50-50 हजार रुपए रेल मंत्री के द्वारा देने की बात कही गई है। वहीं घायलों को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 20-20 हजार रुपए मुआवजे के तौर पे देने की बात कही है। बिना फाटक के ये पूरा हादसा हुआ। फाटक नहीं था जब तक लोग कुछ समझ पाते। काफी अंधेरा हो चुका था, लोगों को कुछ समझ में आता तब तक इतना बड़ा हादसा हो चुका था। आपको बता दें कि 14 लोगों की इस पूरे हादसे में जान गई। सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी का, जो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या लगता है ये जो हादसे लगातार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये, जैसा कि अभी हमने लोगों की भी राय जानी, वो रेलवे प्रबंधन को तो इसमें लापरवाह मान ही रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि लोगों की भी लापरवाही जो वो इतने बड़े हादसे के शिकार हो जाते हैं? कहा जाए, देखा जाए कि जो रेलवे जो क्रॉस में पटरियां जो पार करते हैं, कोई सामान्य सी बात है। लोग भली भांति जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरी पार करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। लोग इससे जानते हैं। हम बात करें गांव के व्यक्ति की या फिर खुद को पढ़ा लिखा का दावा करने वाले शहरी व्यक्ति की, हर व्यक्ति को पता है कि रेलवे पटरी क्रॉस करेंगे मतलब कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालने के समान है। इसके बाद भी लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। यदि हम राजधानी की बात करें या फिर पूरे प्रदेश की बात करें तो हर स्टेशन पर इस नियम का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। लोग जानते हैं कि ये खतरे से खाली नहीं है, इसके बाद भी उसमें जो है कि रेलवे क्रॉस से जो पटरी है वो क्रॉस करते हैं। इसमें एक तौर पर एक तरकीब दिया जाता है, कहा जाता है कि अक्सर वो लोग रेलवे पटरी क्रॉस करते हैं जो कि जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन हमारे जो कैमरों में तस्वीरें कैद हुई हैं और जो मौके पर देखा गया उसमें यही लगता है कि लोग जल्दी में नहीं है, उनकी ट्रेन नहीं छूट रही है और लोग हैं उनको लंबे समय यदि कुछ देर यदि वो पुल से भी जाएं तो भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं, लोग नहीं चाहते कि वो नियमों का पालन करें। ये तो हुई जनता की बात, भीड़ चाल की बात, क्योंकि जो जनता होती है उसको भीड़ कहा जाता है और भीड़ का कोई एक ठिकाना नहीं होता, अंधी दौड़ बात करती है। यदि हम बात करें नियम कायदों की बात करें तो रेलवे पटरी क्रॉस नहीं करे, इसके लिए बाकायदा नियम है। रेलवे प्रबंधन और रेलवे पुलिस के लिए राकेश, और जिस तरह का अभी बिलासपुर में जो कल एक दर्दनाक हादसा हुआ, ये कहा जा रहा है पिछले काफी समय से यहाँ पे ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई, उसे प्रमुखता से नहीं उठाया गया। शायद इसी कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ है। इधर अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी यात्री अपनी जान से जानबूझकर खिलवाड़ कर रहे हैं। यात्री बजाय रेलवे ओवरब्रिज के सीधे रेल पटरी को पार करते हैं, जिससे हमेशा उनकी जान का खतरा बना रहता है। जबकि हबीबगंज स्टेशन पर इसी तरह से रेलवे पटरी पार करते हुए 1.5 साल पहले 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके ना तो स्टेशन प्रबंधन चेता और ना ही यात्री। भोपाल को हबीबगंज रेलवे स्टेशन शाम को करीब 6 बजे खंडवा की रहने वाली राधिका अपने दोनों रिश्तेदार देविका और कुसुम के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। लिहाजा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तीनों महिलाएं बजाय रेलवे ओवरब्रिज के पटरी से ही दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गोवा एक्सप्रेस की शक्ल में उनकी मौत उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है।
जैसे ही तीनों महिलाएं पटरी पर पहुंची, तेज रफ्तार आ रही गोवा एक्सप्रेस ने उन्हें देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया और उनकी मौत हो गई। इस हादसे को हुए 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन यात्रियों ने इस दर्दनाक हादसे से कोई सबक नहीं लिया। आज भी इसी जगह पर यात्रियों समेत तमाम लोगों को इस तरह से पटरी पार करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि ये मालूम सभी को है कि ये नियम विरुद्ध है, इसके बावजूद लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए इस तरह के कारनामे करते दिखाई देते हैं। हमारे लिए तो सर डेंजर है कि रेलवे पटरी क्रॉस करना और एक ढंग से अपनी जो है कि जान जोखिम में डालने वाली बात। ये तो बहुत खतरनाक है क्रॉस करना, ये तो जानलेवा हो सकता है, अगर धोखा भी हो सकता है, इसलिए लोगों को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, गलत बात है ये तो। दरअसल हबीबगंज रेलवे स्टेशन से रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेन गुजरती है। इनमें अप और डाउन ट्रेन दोनों ही शामिल हैं। अब ट्रेन हबीबगंज से सीधे गुजरकर भोपाल रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है, तो ऐसे ही कुछ डाउन ट्रेन के साथ भी है। रेलवे स्टेशन से गुजरते वक्त ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों को अपने साथ ले उड़ेगी। ऐसे में पटरी पार करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। ये सब जानते हुए भी लोग धड़ल्ले से रेल की पटरी को पार करते हैं। यात्री तो यात्री, पुलिस वाले और रेलवे कर्मचारी भी ऐसा ही कुछ करते नजर आते हैं। वैसे हमेशा चेतावनी दी जाती है और रेल प्रशासन हमेशा नागरिकों से ये अपेक्षा भी करता है कि इस तरह की लापरवाही ना बरतें, लेकिन बावजूद उसके यदि नागरिक इस तरह का करते हैं तो परिणाम सामने है। तो यात्रियों को आगाह करने की जिम्मेदारी स्टेशन प्रबंधन की है, लेकिन स्टेशन प्रबंधन नियमों का पालन करवाने में उदासीन है। साथ ही कहीं न कहीं यात्रियों की भी जिम्मेदारी है, जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में जरूरत है जागरूकता की, जिससे ऐसे हादसों को टाला जा सके। कैमरामैन देवेंद्र गौतम के साथ राकेश चतुर्वेदी, बंसल न्यूज भोपाल। राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे संवाददाता हमसे न्यूज रूम से बने हुए हैं। राकेश, जैसा कि अभी हमने देखा, कुछ समय पहले ही, ज्यादा समय नहीं हुआ है हादसे को, भोपाल में भी इस तरह का नजारा देखा गया, जहां पर एक हादसे में 3 महिलाओं की जान गई, लेकिन इसके बाद में भी ना ही प्रबंधन चेता और ना ही लोग। ये कहा जा सकता है कि इन जो भी हादसे होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है लोगों की। बिल्कुल नैना, कहा जा सकता है जागरूकता की कमी है। लोगों को जो पूरा शेड्यूल लेता है ट्रेन का, उसकी जानकारी नहीं होती। और यही कारण है कि लोग जो अंधी दौड़ में तो भागते ही है, लेकिन जो इसके लोगों के बाद जो जिम्मेदारी बनती है वो रेल प्रबंधन की बनती है, रेलवे पुलिस की बनती है। अभी हालात ये है कि रेलवे प्रबंधन ने इसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे पुलिस को सौंप रखी है। और रेलवे पुलिस की हम बात करें, जो तस्वीरों में कैमरा में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उनसे साफ जाहिर है कि जब पुलिसकर्मी खुद इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, रेलवे कर्मचारी खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए रेलवे पुलिस हो, रेलवे कर्मचारी हो या फिर अधिकारियों की बात करें वो हो, तो वो भी ओवरब्रिज का उपयोग नहीं करते, वो भी इन नियमों को तोड़ते हैं। जब जो नियमों का पालन करवाने वाले लोग ही नियम तोड़ रहे हैं, तो वहां पर इन नियमों का पालन कैसे होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया सकता है। सिर्फ हबीबगंज स्टेशन की बात नहीं, यदि हम भोपाल के मुख्य स्टेशन की बात करें, राजधानी के मुख्य स्टेशन की बात करें, तो वहां के हालात भी ऐसे ही हैं। वहां भी अधिकारियों के नाक के नीचे, पुलिस अधिकारियों के नाक के नीचे लोग इन रेलवे पटरी है उसको क्रॉस करते हैं। और इसमें जो खाना पूर्ति भी हालांकि करती है, इसमें जो रेलवे पुलिस है उसको भी जवाबदारी होती है कि किसी तरह आंकड़ों की खाना पूर्ति की जाए। तो आंकड़ों की खाना पूर्ति के लिए वो कभी कभार एक मुहिम चलाती है। विशेष मुहिम में लोगों को एक साथ कई लोगों को पकड़ा जाता है और उनको रेलवे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। जी बिल्कुल राकेश, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि ओवरब्रिज सामने के सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग तो इन ओवरब्रिज की या फिर जो भी नियम है उनका उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। उसके बावजूद उसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी या फिर प्रशासन के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो नियम है, जो अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो क्या कुछ प्रावधान है, सजा के तौर पे क्या कुछ प्रावधान रखे गए? नैना, नियम है, कायदे हैं, कानून है, रेलवे पुलिस है और रेलवे कोर्ट भी है। लेकिन हम बात करें कानून की, जो कि रेलवे पटरी पार करता है उसको जब पुलिस पकड़ती है तो उस पर धारा 147 लगाई जाती है। धारा 147 में 6 महीने की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन जो केस इस तरह बनाया जाता है, इस तरह छोटा केस बनाया जाता है
कि बहुत ही कम मामलों में लोगों को सजा हो पाती है और जुर्माना, वही जुर्माना में भी 1000 रुपए का तक का जुर्माना का प्रावधान। लेकिन जो आंकड़े आते हैं, जो जब रेलवे कोर्ट में लोगों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जब उनसे जानकारी ली जाती है तो हमेशा यही रहता है कि जो मजिस्ट्रेट जुर्माना करते हैं वो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का जुर्माना करते हैं। अधिकांश मामलों में कम ही जुर्माना होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कि जो केस बनाया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो पुलिस की पूरी एक टीम होती है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही बरतती है। यदि केस ऐसा बनाया जाए, केस कठोर बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर इसमें न सिर्फ बड़ा जुर्माना होगा बल्कि लोगों को सजा भी मिलेगी। क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी है कि निम्नतर दर में वो छूट जाएंगे, उनको सजा भी नहीं होगी, तो लोग इसका उपयोग करते हैं और नियमों को तोड़ते हैं। वैसे बात की जाए तो जुर्माना भी तब होता है जबकि पुलिस पकड़े। यदि एक दिन में 1000 लोग इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि 1000 में से 1000 को ही पकड़े, उसमें 1-2 को ही पकड़ा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीनों तक इस तरह की कोई मुहिम नहीं चलती है, एक सामान्य तौर पर उसको एक सामान्य सड़क की तरह ले लिया जाता है। क्योंकि वहां पर जो पुलिस अधिकारी है या फिर कहें कि जो रेलवे के अधिकारी कर्मचारी खुद वो इन नियमों को तोड़ते हुए वो पटरी पर खड़े नजर आते हैं, तो लोग भी उसका पालन नहीं करते और लोग भी इन पटरियों से गुजरते हैं। बिल्कुल राकेश, जैसा कि मेट्रो का सपना देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो मेट्रो का जो सपना है, जब अभी प्रावधान जो अभी नियम है वही खड़े नहीं, आगे क्या सपने होंगे। राकेश, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर बिना फाटक के बंदरझिरिया रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन हादसे देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले ही पटरी को पार करते वक्त एक ट्रक का पिछला हिस्सा ट्रेन से टकरा गया। इतना होने के बावजूद भी हालत जस के तस बने हुए हैं। बोर्ड पर लिखा है, पहले पटरी पर देख ले कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, तभी ट्रैक को पार करे। जी हाँ, ये वो अल्फाज हैं जो अक्सर बोर्ड पर लिखे दिखाई देते हैं, लेकिन इन सभी का कितना असर है ये इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रक ड्राइवर ने बोर्ड पर लिखी चेतावनी को कितनी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। दरअसल ये नजारा बालाघाट रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बंदरझिरिया रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां रोज की तरह 2:45 पर एक पैसेंजर ट्रेन आती है। लेकिन जिस समय ट्रेन आ रही थी उसी वक्त एक ट्रक रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा था और ड्राइवर ने पटरी के दोनों तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। नतीजतन ट्रेन का इंजन ट्रक के पिछले वाले हिस्से से जा टकराया और ट्रक खेत में जा घुसा और ड्राइवर रफूचक्कर हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आवाज जम के धमाके जैसे हुआ, इसलिए हम लोग फिर उसको दौड़े तो देखे तो ट्रक मतलब तिरछा था और इंजन जाके कम से कम आधा किलोमीटर दूर रुका। इंजन भी क्षतिग्रस्त हुआ? इंजन में भी क्षतिग्रस्त हुआ। ये ट्रक कहाँ था उस समय जिस समय ट्रेन आ रही थी? पास हो रहा था। रेलवे की चेतावनी वाले बोर्ड की हकीकत तो आपने देख ली, अब इन लोगों को भी देख लीजिए। जिस तरह ये बीच पटरी पर चल रहे हैं, ऐसे में पीछे से कोई ट्रेन आ जाए तो क्या होगा ये आप खुद जान सकते हैं। लेकिन लोग हादसों से सबक नहीं लेते और गलतियां दोहराते हैं। अशोक मोटवानी, बंसल न्यूज, बालाघाट। ग्वालियर में स्टेशन पर रोजाना ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं जो हादसों को न्योता देते हैं। आलम यह है कि लोग बेखौफ पटरी पार करते रहते हैं और प्रबंधन उसे देखता रहता है। ये तस्वीरें उस लापरवाही की है जिसे लोग जानबूझकर करते हैं। पटरी पार करते वक्त अगर ट्रेन आ जाए तो क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। इस शख्स को ही देखिए, एक तो ये ठीक से चल नहीं सकता, रफ्तार से कदम मिलाना इसके बूते के बाहर है, लेकिन फिर भी ये मौत के मुंह में जा पहुंचा है। ऐसे नजारे रोजाना ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि पटरी को पार करने के लिए ओवरब्रिज नहीं बना है, लेकिन लोग इसे इस्तेमाल करने के बजाय वो रास्ता चुनते हैं जो सीधे मौत से सामना कराता है। नहीं, ये बहुत गलत है ना, ये ट्रैक को क्रॉस करना उनके खुद के जीवन के लिए बहुत ये धोखादायक है। और जब ऑलरेडी इन लोगों ने ये ओवर ब्रिज बनाए हुए हैं तो दे शुड यूज दोज ब्रिजेस। जी बहुत गलत बात है, पूरे फैमिली के लिए वो गलत बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए, उनका करना ही नहीं चाहिए और वो अवॉइड करना बहुत सिंपल है। सिर्फ अगर पुलिस थोड़ा ध्यान दे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखा जाए तो यहाँ स्टेशन प्रबंधन भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता।
सरेआम जीआरपी के सामने ये सब होता रहता है और वो बेहिचक ये सब होते देखता रहता है। इधर पटरियां क्रॉस करने वाले लोगों की माने तो वो ऐसा समय बचाने के लिए करते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सोच कितनी जानलेवा है। तो तुम पटरी पार करके जहाँ पे तुम आए जल्दी बैठ जाते हैं। नहीं, जैसे बैठ जाते हैं, जल्दी बैठ जाते हैं जाकर। बहरहाल लोग पटरी पार कर हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इस लापरवाही पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर भी कैमरे के सामने कुछ न बोलने की बात कहकर जिम्मेदारी से बचते नजर आए। जीआरपी भी इसे आरपीएफ की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ती नजर आई। बड़ा सवाल ये है, इस लापरवाही पर आखिर कौन लगाम लगाएगा? कैमरामैन भूपेंद्र के साथ विजय तिवारी, बंसल न्यूज, ग्वालियर। कहने को तो जबलपुर पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर ऐसा लगता है कि रेल प्रशासन किसी गहरी नींद में सोया है। यहाँ क्रॉसिंग पर फाटक लगने के बाद भी लोग जबरन पटरी पार करते हैं। इतना ही नहीं, स्टेशन पर ऐसे नजारे भी दिखाई देते हैं जो मौत के साथ लुका छिपी का दीदार करा देते हैं। यहाँ फाटक भी लगा है और कुछ ही देर में ट्रेन भी गुजरने वाली है, लेकिन लोग पटरी पार कर रहे हैं। जी हाँ, ये नजारा जबलपुर का है, जहाँ जान हथेली पर लेकर लोग न सिर्फ पैदल निकल रहे हैं, बल्कि वाहनों को भी निकाला जा रहा है। बिलासपुर में कुछ ऐसी ही लापरवाही ने 14 लोगों की जान ले ली और जबलपुर में भी वैसे ही हादसे को लोग अपनी लापरवाही से दावत दे रहे हैं। ऐसा करते हुए लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो कुछ इस तरह से वो दलीलें देते नजर आए। समय पे पहुंचना होता है और इस तरह से जो रोक दिया जाता है उससे समय बहुत बर्बाद होता है। नहीं, बिल्कुल घट सकती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि घट सकती है। नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पर पुलिस सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन ने तो कहते हैं कि हमने वो पुल बना दिया, आप लोग घेर के जाइए, हमारी ड्यूटी खत्म है हमारी। और आप लोग अपने लोग नहीं मानते, पर जल्दी के कारण यहाँ आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ओवरब्रिज नहीं है, लेकिन लोग अपनी लंबी जिंदगी को शॉर्टकट बना रहे हैं। रेलवे की तरफ से ऐसे हादसे पर लगाम लगाने के लिए अनाउंसमेंट भी होता है, लोगों को सचेत भी किया जाता है, लेकिन सारी बातें बेअसर साबित हो रही हैं। बट एक्चुअली क्या था कि गाड़ी आने वाली है, तो उसके लिए जल्दी के कारण यहाँ से आए हम लोग, और देखकर ही आए हैं लाइन को कि कोई ट्रेन तो नहीं है, उस हिसाब से पार करे हमने। नहीं, क्या है, शॉर्टकट रास्ता है ये, इसलिए अपन आ गए हैं। तो अपन जल्दबाजी अपन करते नहीं है कोई सामान के लिए, जब ट्रेन देख सुन के अपन निकलते हैं यहाँ से। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा लापरवाही रेलवे की है। अगर रेलवे क्रॉसिंग पर जब लीवर वैन खड़ा रहता है गेट के पास, तो उसका नैतिक दायित्व होता है कि वह पैसेंजरों उनको जो रास्ता पार कर रहे हैं, जो ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं, उनको उससे रोके। जबलपुर पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय है और यहाँ के हालात ऐसे हैं तो बाकी जगहों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हम तो इतना ही कहेंगे, आपकी जान बेहद कीमती है और जान जाने से अच्छा है कि ट्रेन छूट जाए। कैमरामैन सतीश तराठे के साथ कार्तिक अग्निहोत्री, बंसल न्यूज, जबलपुर। हमारी इस खास पेशकश के द्वारा हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि इन हादसों के पीछे जितना जिम्मेदार प्रबंधन है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत है आपके जागरूक होने की। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है ग्रहों की स्थिति? कैसा रहेगा ये दिन आपका? हर समस्या का समाधान और रोजाना राशिफल हर रोज सुबह 8:30 बजे। आपके तारे, आपके सितारे, सिर्फ बंसल न्यूज पर। आपके तारे, आपके सितारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री लक्ष्मी कुबेर धन वर्षा यंत्र। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जानी मानी हस्तियों से मुलाकात, कुछ कही कुछ अनकही बातें और कुछ अनजाने राज। जानिए मेरे साथ फेस टू फेस में।
नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय मांडगे। इस खास कार्यक्रम में हर हफ्ते मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से और जानेंगे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को। और आज हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और दतिया से विधायक नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नरोत्तम जी, सबसे पहले मैं यही सवाल करूंगा कि किस तरीके से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई? राजनीति की शुरुआत तो छात्र राजनीति से हुई है और बहुत छोटे से मैंने मिडिल स्कूल में था तब क्रीड़ा सचिव का चुनाव लड़ गया था। हायर सेकेंडरी में आया तो महासचिव का चुनाव लड़ गया। कॉलेज में आया तो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जीता। और जीवाजी यूनिवर्सिटी में फिर संयुक्त सचिव का चुनाव लड़ा, वो भी जीता। फिर सहकारिता की राजनीति, कंज्यूमर्स फोरम का चुनाव लड़ा डबरा से और उसका अध्यक्ष बना कंज्यूमर्स फोरम का। फिर भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि फादर भारतीय जनता पार्टी में थे, परिवार संघ से जुड़ा हुआ परिवार था मेरा, भाई भी फादर भी, संघ से नजदीकियां थी। इसी बीच में माननीय संगठन मंत्री निगड़ीकर जी और डॉक्टर जनार्दन जी के संपर्क में आया, भारतीय जनता पार्टी में आ गया सेजोलकर जी के सानिध्य में। लेकिन आपने जहां से राजनीति की शुरुआत की थी, ग्वालियर चंबल का क्षेत्र और डबरा खासकर आपका जो गृह नगर है, उस पूरे इलाके में राज परिवार का दबदबा अभी भी है, कायम है। तो उसके बीच में राजनीति में कितना संघर्ष करना पड़ा उसको देखते हुए? जनता जो भी माने वो माने, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं रहा। दबदबे जैसी चीज कोई थी नहीं। जनता के लिए निरंतर संघर्ष किया और जैसा मैंने बताया कि माननीय संगठन मंत्रीगण जो भी थे उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था। और सेजोलकर जी थे वहां पर उस समय, 85 से 90 के बीच की बात है। एक किसान आंदोलन था, बहुत बड़ा था, तो वो प्रदेश स्तर पर, और किसान आंदोलन में पूरे प्रदेश में एक साथ चक्का जाम करके गिरफ्तारियां देनी थी। माननीय ठाकरे जी आए हुए थे ग्वालियर बैठक लेने के लिए। मैं उस समय युवा मोर्चे में था, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, बीजेपी का जिले का महामंत्री था। तो पूरे जिले में अलग अलग स्थान बटे और उनकी जिम्मेदारी माननीय ठाकरे जी के सामने दी। एक स्थान ऐसा था जो मुझे भी दिया गया, हमारे इलाके में नौन नदी नामक एक स्थान है काशीपुर में, वहां चक्का जाम मुझे करना था। संभवतः 88 या 89 की बात है, सन 88 या 89। क्योंकि उस समय वहां का पानी का भी इशू था, नहरों का भी इशू था, तो इतना बड़ा चक्का जाम हो गया, वो इतना बड़ा चक्का जाम हो गया। मैंने मेहनत की और लोगों को जागरूक किया, तो क्या हालात ये हुए कि ग्वालियर से कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी सारे के सारे आ गए और लगभग गोली चलने जैसी स्थिति बन गई। क्योंकि काका साहब बोलते थे हम माननीय सेजोलकर जी को, काका के पास इन सबने अप्रोच किया था। शायद उस समय कमिश्नर राकेश साहनी जी रहे या कोई और थे, ध्यान नहीं आता मुझे। फिर सेजोलकर जी भी आए और वो विहंगम दृश्य उन्होंने वो देखा चक्का जाम का। स्वाभाविक रूप से नजदीकियां हुई और नजदीकियों के बाद में काफी प्यार के साथ में उन्होंने मुझे समझाया। वैसे प्रतिवर्ती स्नेह भी करते थे वो मुझसे, और फिर वो चक्का जाम हमने खोला। अब इससे आप कल्पना कर सकते होंगे कितना बड़ा चक्का जाम हुआ कि खोलने में 4-5 घंटे लगे, उसे चालू करने में 4-5 घंटे, और प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैं ऐसा मानता हूं कि वो टर्निंग पॉइंट था और बड़े नेताओं की नजर में मेरा एक स्थान बना किसान राजनीति को लेकर के। फिर उसके बाद लगातार मैंने
कर्ज माफी को लेके जो ग्वालियर में है हमारा SF ग्राउंड, यहां पर एक आम सभा रखी गई। राजमाता साहब थी उसमें, कैलाश सारंग जी उस व्यवस्था को ग्वालियर चंबल संभाग की दृष्टि से देख रहे थे, मानी ठाकरे जी थे। मैं डबरा से करीब 150-200 ट्रैक्टर ग्वालियर लेके गया था किसानों के, क्योंकि इस पहले वो मेरा किसानों का काम देख चुके थे। और योग भी ऐसा आया इन दोनों कार्यक्रमों में कि चक्का जाम था, वो पूरे हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में जितनी गिरफ्तारियां प्रशासन ने शो की, उतनी अकेले वो नॉन नदी पे हो गई। और इस SAF ग्राउंड के मूवमेंट में जितने लोग पहुंचे, उतने अकेले डबरा से पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से एक फोकस का केंद्र बना। और फिर मुझे इसने ज्यादा मिला हमारे नेताओं का, और 90 में उन्होंने मुझे विधानसभा का टिकट दिया। 90 से विधायक हूँ। अच्छा, आपने कहा कि बचपन से ही शुरुआत कर दी थी राजनीति की, चुनाव लड़ लिया था, तो ऐसा कोई वाकया था जिसने प्रेरित किया, या फिर ऐसा कोई जज्बा था कि राजनीति में ही आना है? नहीं, वाकया तो ऐसा कुछ नहीं था, यही सब वाकये हैं, सने सने आता गया मैं, कोई वो नहीं था। स्वाभाविक रूप से चूंकि मेरे ताऊजी मिनिस्टर रहे थे, ताऊजी मेरे विधायक रहे थे, फादर मेरे संघ से जुड़े रहे, बड़े भाई मेरे संघ में रहे, तो स्वाभाविक रूप से अपने आप को भाजपा के नजदीक पाता था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, और जैसा अभी आपने ये बताया, लंबे समय से नहीं, एक ही दल में काम किया है। हाँ, तो जैसा भी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में आप आगे बढ़ते रहे, और जिस कार्यकर्ता की हैसियत से आपने बड़े नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, आज वैसा देखते हैं कि कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से काम नहीं करते, ऐसा कुछ महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तब भी कार्यकर्ता ही था, आज भी कार्यकर्ता का भाव मेरे मन में सदैव रहता है। और पीताम्बरा माई से प्रार्थना भी है, कार्यकर्ता का भाव सदैव मन में बना भी रहे। जहां तक वर्तमान कार्यकर्ताओं की बात है, मेरा ऐसा मालूम होता है, कि मेरा ऐसा मानना है कि जब जैसी परिस्थिति और जब जैसा परिवेश होता है, कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से अपने आप को वैसा ही ढालता है। और चूंकि मुझे संगठन मंत्री जी वगैरह का आशीर्वाद मिलता रहा, इसलिए मेरा उस तरह का कार्यकर्ता भाव सदैव बना रहता है। अच्छा, अब आज मंत्री पद पर हैं, काफी बिजी शेड्यूल रहता है आपका और व्यस्तताएं काफी रहती है, तो परिवार को किस तरीके से समय दे पाते हैं? निश्चित रूप से परिवार के लोगों की जितनी अपेक्षा होगी, पर कभी खुलते नहीं है वो, उतना तो समय नहीं देते हैं। पर हम अपनी तरफ से पूरी समय देने की कोशिश करते हैं कि जितना उनका समय है उन्हें दें। माँ के पास जितना बैठना चाहिए मुझे, उतना नहीं बैठ पाता, मुझे स्वयं को महसूस होता है। निश्चित रूप से माँ को भी वो महसूस होता होगा। पर कुछ ऐसा है कि जब मैं निकलता हूँ, घर पे आता हूँ, तो माँ पूजा में रहती है। सोचता हूँ कि मैं जाऊंगा तो ये डिस्टर्ब होंगी, पूजा से डिस्टर्ब होंगी, तो मेरे आने से एक और नया व्यवधान न हो जाए, तो इसलिए। लेकिन जब वो पूजा में नहीं होती हैं और मैं निवास पे होता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि उनके पास बैठ जाऊं या खाना उनके साथ खाऊं। पत्नी और बच्चों की बात है तो बच्चे तो अब समझदार हो गए, इसलिए वो मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेते। थोड़ी दिक्कत माँ की तरह पत्नी को भी होगी, लेकिन कभी कहा नहीं? अभी तक नहीं कहा, ना माँ ने कहा ना उसने कहा। अच्छा, बच्चों की बात आई तो बच्चे के राजनीति में आना चाहेंगे, ऐसा आप चाहेंगे कि वो भी राजनीति में? अभी तक बच्चों की रुचि दिखती नहीं है मेरे बच्चों की राजनीति में। पढ़ रहे हैं वो, बेटी है उसकी शादी हो गई, बेटे की भी इस साल शादी करूंगा, और पढ़ाई में ही ध्यान है उसका। शादी के बाद भी वो कहता है कि पढ़ूंगा, मुझे लगता है पढ़ेगा। कुछ वजह बताई कि राजनीति में नहीं आना चाहता? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं कहा, पर हो सकता है हमारी व्यस्तता देख के वो नहीं चाहता। मतलब ये मानते हैं कि काफी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है यदि? ऐसा वो मानता होगा, मैं नहीं मानता। अच्छा, एक सवाल ये कि आप वैष्णो देवी की यात्राएं हर साल करवाते हैं और कई सारे लोगों को लेके जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? धार्मिक आस्था तो होगी, लेकिन और? नहीं, सवाल वैष्णो देवी का नहीं है, यात्राओं पे जाने का मेरा स्वभाव है। मैं इसी महीने शिरडी के साईं बाबा की यात्रा में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ले गया था, 90 लोग गए थे। ये सच है कि हर साल नियम से हम वैष्णो देवी भी जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सम्मेलन से,
आंदोलन से, यात्राओं से मित्रता बढ़ती है, घनिष्ठता बढ़ती है, आत्मीयता बढ़ती है, स्वजनता बढ़ती है। यात्रा के समय का उपयोग होता है, थोड़ा खुलते हैं एक दूसरे से। कोई कार्यकर्ता अगर गैप मान के चलता है और जब वो रास्ते में हास प्रयास के भी क्षण आते हैं, गंभीर चर्चाओं के और संगठन के भी दौर आते हैं, संगठन की चर्चा के भी क्षण आते हैं, तो एक दूसरे को समझने का, संगठन को समझने का पर्याप्त समय और अवसर दोनों होता है। उनको विचारों का समझने का और उनकी समस्याओं को समझने का पर्याप्त समय और अवसर होता है। ये लाभ होता है और माई के दर्शन होते हैं, माई की तो कृपा रहती है। आप हैं और एक दूसरे कैलाश विजयवर्गीय, वो भी इसी तरीके से यात्राएं निकालते हैं और विरोधी ये कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं की या फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने मतदाता हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश आपकी इन यात्राओं के जरिए होती है। इस तरीके से इसमें कोई गलत करते हैं क्या? हम इन्फ्लुएंस भी करते हैं। पहली बात तो कैलाश विजयवर्गीय जी का आप नाम लिया, आपने मेरा नाम लिया, हम दोनों ने अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था इस बार। अगर ऐसा ही होता तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ से इन्फ्लुएंस हो गया? वहां तो चुनाव के पहले कोई यात्रा की नहीं थी और वहां के लोग चुनाव के पहले यात्रा में गए नहीं थे। तो ये विरोधियों का तर्क है या कुतर्क, ये वो जाने। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी नरोत्तम मिश्रा जी से हमारी चर्चा जारी है। स्मार्ट केयर व्हील चेयर, फोल्डिंग, इजी टू कैरी, डिटैचेबल कमोड, आरामदायक सीट लंबी बैठक के लिए, बेहतर क्वालिटी, कम दाम, उनके लिए जिन्हें आज आपके प्यार और सहारे की जरूरत है। स्मार्ट केयर व्हील चेयर। स्मार्ट केयर आपके घर का डॉक्टर। जगमग रोशनी के त्योहार दीपावली की बंसल न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्मार्ट केयर एडल्ट डायपर है उनके लिए एक स्मार्ट उपाय जिन्हें एक्सीडेंट, पैरालिसिस, ओल्ड एज या अनजाने में यूरिन पास होने की समस्या है। स्मार्ट केयर एडल्ट डायपर, अब शर्माना कहाँ, सिर्फ मुस्कुराना। स्मार्ट केयर आपके घर का डॉक्टर। आप जो है सबसे अच्छे खूबसूरत मंत्री कहे जाते हैं। ईश्वरदास रोहानी आपको ऐश्वर्या राय कहते हैं। ये खूबसूरती का राज क्या है? माई की कृपा है। इसके लिए कुछ प्रयत्न करते हैं आप अपनी ओर से? नहीं, माई की कृपा ही है, माँ की कृपा है। कैसा है, मतलब आपके साथी लोग आपको ऐश्वर्या राय इस तरीके से संबोधन अभी इस विधानसभा में तो हाथ प्रयास के क्षण रहते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी है, जो भी है, सब माई की कृपा से आपके सामने। अच्छा, पॉलिटिकल एक सवाल करूंगा कि राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे आगे भविष्य में? कार्यकर्ता के रूप में रहूं, कार्यकर्ता का भाव सदैव रहे। बाकी पार्टी जो जिम्मेदारी दे वो ईमानदारी से निर्वहन करता रहूं, बस यही माई से प्रार्थना है। मुख्यमंत्री बनने की कभी इच्छा? नहीं, कभी सोचते ही नहीं कुछ बनने की। तो एक टीम भावना से खेलते हैं। कैप्टन जहाँ खड़ा कर देता है, स्लिप पे खड़ा करेगा तो स्लिप पे, बाउंड्री पे खड़ा करेगा तो बाउंड्री पे। वो कहेगा बॉल डालो तो बॉल डालेंगे, बॉल पकड़ो तो बॉल पकड़ेंगे, कीपर बन जाएंगे। नहीं, लेकिन कुछ तो सोचा होगा। ये भाव लेके नहीं आए। राजनीति में आने के पहले मैंने कहा ना कि संघ से प्रभावित लोग हैं, ये भाव लेके राजनीति कभी, और सच में मन से सेवा के भाव से राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल तो ईमानदारी से और डूब के काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जहाँ जो काम मिलता है उसको बड़ी तल्लीनता के साथ में करता हूँ। आपने भी देखा होगा, संसदीय कार्य की जिम्मेदारी है तो विधानसभा में डूब के काम करता हूँ, सीट से चुपका रहता हूँ अपनी, बिल्कुल ईमानदारी से। अच्छा, मंत्रिमंडल में आप सबसे अच्छा सहयोगी किसे मानते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नजदीकी हो? सबसे ही यार हमारी नजदीकी तो हम
पे संसदीय कार्य है तो हमारे को तो नजदीकी रखने से हो सकती है। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से टीम भाव पैदा किया है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को जैसे उन्होंने प्रतिपादित किया है, उससे दूरी तो किसी को प्रतीत नहीं होती। मुझे लगता है समेट के चलना सिखाया है और समेट के चलते हैं। इसके बावजूद भी यदि ये कहा जाए कि कौन अच्छा एक सहयोगी के रूप में या बहुत अच्छा मित्रवत संबंध है, कैसे कभी तोला नहीं तो तोला आपको कैसे बताऊंगा। और विपक्ष में सभी अच्छे हैं। विपक्ष में पक्ष विपक्ष का पर्याप्त सहयोग है और सदन अच्छा चले, सदन हमको जनहित के मुद्दे उठाने के लिए मिलता है। वो फ्लोर का उपयोग हम जितना जनता के हित में कर सकते हैं वो करना चाहिए। वो चाहे विपक्ष हो, वो चाहे शासन पक्ष के लोग हों या बीच के लोग भी हों, सभी को मैं समझता हूँ ये फ्लोर भाग्य से मिला है, जनता के द्वारा दिया गया है, जनता की गाड़ी कमाई से चलता है। हम जनहित में इन मुद्दों को उठाएं, जनहित के मुद्दों को उठाएं और सदन के समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद आपने उमा भारती जी का भी कार्यकाल देखा और अभी शिवराज जी का भी देख रहे, दोनों में से किसको बेहतर? निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी का बहुत बेहतर कार्यकाल है। कुछ कारण देखते हैं? नहीं, जो उनके टीम भाव है, सेवा भाव है, समेट के चलने का भाव है, गरीब का दर्द है उनके मन में, किसान के प्रति दर्द है, महिलाओं के लिए जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, अद्भुत काम किए। और बारीक से बारीक बात, संगठन के साथ तालमेल, माने मैं तो सन 90 से विधायक हूँ, इतना अच्छा संगठन से तालमेल, अच्छा मंत्रिमंडल का, विधायकों का, हमारे अनुसांगिक संगठन है उन सबसे तालमेल, एक संवाद सबसे बना के रखना, ये बहुत अच्छा गुण है उनका। और हम तो काफी सीखते हैं उनको देख देख के, काफी प्रेरणा मिलती है उनसे। अच्छा, 2004 के बाद जब आप मंत्री बने थे और ग्वालियर में एक बात करें तो 4-5 मंत्री हुआ करते थे, आप थे, अनूप मिश्रा जी थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, लेकिन वैसा डेवलपमेंट के लिए आप सब लोग मिल बैठ के बात करें ऐसा कोई परिदृश्य दिखाई नहीं दिया। जनता के बीच में भी ये बात होती थी तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते थे और अभी भी ग्वालियर का वैसा विकास नहीं हुआ। उसको लेकर क्या सोच है आपकी, उस पूरा इलाके को लेकर? तो उसमें अलग अलग बातें कई तरह की हैं ग्वालियर के बारे में, पर मैं चूंकि उन 4-5 मंत्रियों में अकेला ग्रामीण परिवेश से था और मैं को मालूम है कि मैंने अपनी विधानसभा में मैंने सिंचाई के क्षेत्र में अगर क्रांति लाने के लिए काम किया, नहरों का काम, तो वो अद्भुत काम था। सड़कों के जाल की बात करें, गांव के विकास की करें तो वहां भी किया। और आज जब दतिया से विधायक हूं, आप दतिया का जाके देख लीजिए, रात दिन दतिया में काम कर रहे हैं, डूब के काम कर रहे हैं। 50 साल से जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना नहीं थी, आज हम दतिया में वो करके दिखाया और जनता के सामने। मैं मानता हूं प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हमारी कसौटी होती है। हम अगर काम अच्छा करते हैं तो जनता एक एक चीज का हमारे का हिसाब रखती है, एक एक चीज का हिसाब, और मतदान के वक्त वो सारे हिसाब देती है। दतिया की जनता ने हमें विकास के मुद्दे पर जिताया है और इसलिए मैंने अपने लक्ष्य विकास को मान के चला है। और वास्तव में काम जब करते हैं ना तो कभी कभी कुछ काम तो ऐसे हो जाते हैं कि मन को बड़ी संतुष्टि होती है। जैसे पिछले महीने का, जून के महीने का वाकया है कि हमारे यहाँ राम सागर एक स्थान था, बहुत बड़ा सागर था वो। कभी मैं पिछले 2 साल से उसमें पानी लाने की कोशिश कर रहा था, पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर रखे थे और मेरी जिद थी कि इसमें पानी हो गया। और जबरदस्ती सिंचाई विभाग से काफी प्रयास करने के बाद में यहाँ जुलानिया जी ने सहयोग किया, उसके बाद में हम पानी लाने में सफल हुए। पानी जब वहां से चला मणिखेड़ा से मोहनी सागर से पैसारी से राम सागर, ऐसे खुदाता हुआ पानी, मैंने इन बांधों में पानी डालता मैं राम सागर को लाया। 139 किलोमीटर दूर चल के पानी हम राम सागर में लाए। जब मैं 2 दिन पहले जब पानी वहां से चला तब मैं राम सागर को देखने गया कि टूट फूट तो नहीं है इसमें, नहीं इतनी दूर से पानी लाए और पता चले यहाँ से बेकार चला गया। तो उसमें क्रिकेट खेल रहे थे उस समय बच्चे।
और जब 2 दिन बाद जब मैं गया वो लबालब भरने लगा तो मन को ऐसा सुकून मिला कि वास्तव में अद्भुत काम हो गया। दतिया के प्यास तो बुझेगी आने वाले दिनों में, पर उस आसपास के 10-20 गांव मेरी विधानसभा की ये और 10-20 गांव जो ऊपर रामसागर के आते हुए मेरी विधानसभा के रास्ते में पड़ेंगे, जिनके यहाँ से वो पानी निकलेगा, उन गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। संपन्नता आएगी, इतनी दूर से पानी आया है। मन को अद्भुत सा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। मैं चुनाव के पहले जब दतिया चुनाव लड़ने गया तब सीता सागर में ऐसे ही पानी लेके आए थे। सीता सागर के लिए भी वहां के लोगों ने काफी संघर्ष कर रहे थे, कैसे पानी आए, कैसे पानी आए। वहां मैं गया तो मई के महीने में गया मैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का उस समय चुनाव के पहले 2 रुपए या 3 रुपए किलो गेहूं का वो मंडी में कार्यक्रम था दतिया के में। तो उस कार्यक्रम में गया तो वो सीता सागर पड़ा रास्ते में, देखा सूखा पड़ा हुआ था, उसमें मवेशी घूम रहे थे। ये क्या है? अरे बोले बड़ी समस्या है। फिर शाम को वहां गए तो लोग प्लास्टिक के लोगों के दरवाजे पे कट्टियां रखी हुई थी, क्योंकि वाटर लेवल नहीं था, बोरिंगें सूख गई थी उनकी। गर्मी में पानी खरीदते थे लोग 5 रुपए का या 4 रुपए का। चूंकि मुझ पर उस समय अर्बन डेवलपमेंट विभाग था, राहत बस से सीधा पैसा लिया हमने और हिटैची वगैरह लगा के हमने रात दिन काम चला के अंगूरी बैराज से सीता सागर में पानी ले आए। मई की बात है ये, 25 मई की, और जून लास्ट में पानी ले आए थे। 1 महीने में हम पानी ले आए सब लगा के वास्तव में। और उसके बाद कट्टियां दिखना बंद हो गई, घर के गड्ढे बंद हो गए, घर के दरवाजे पे बोलिंग चल पड़ी सबकी। सीता सागर प्राण है हमारे वहां के। सागर बहुत है दतिया में, राम सागर, सीता सागर, लाला का ताल, कृष्ण ताल, असनई और भी तमाम ताल है। तो बहुत अच्छा लगता है मन को कि नहीं काम अच्छा हो रहा है। गरीबों को अभी स्वास्थ्य मेला लगाया, स्वास्थ्य विभाग है चूंकि मेरे पे, अब स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों मरीजों के बाईपास ऑपरेशन कराए जिन पे वास्तव में पैसा नहीं था। मन को लगा इतने सारे 70-80 बाईपास कराए, सिर्फ एक पेशेंट एक्सपायर हुआ, बाकी सबको जीवन दान मिला। इंदौर हमने लाए वहां से बस से, सारे ऑपरेशन सक्सेस गए। तो उनको देख के लगता है जिसके यहाँ खाने को नहीं था उसकी बाईपास सर्जरी हो जाए। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए सरकार ने मुख्यमंत्री जी की योजना का लाभ दिया। किसी को कैंसर था, जवान का था, गले का था, स्वस्थ होके गए, उनको तो हमने यही कैंसर हॉस्पिटल भोपाल में रखा, ग्वालियर में हमने ऑपरेशन कराए। सैकड़ों की संख्या में जब कराए तो मन को संतोष होता है कि नहीं ये काम अच्छा हो गया, किसी गरीब का भला हमने किया। तो जब ऐसे काम करते हैं तो वास्तव में मन को अच्छा लगता है। लेकिन जनता कभी कभी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाती, भले ही अच्छे काम हो। हर जनप्रतिनिधि की ये कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि जनता को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैक्टर होता है जनप्रतिनिधि और जनता के बीच? मेरा तो मानना है कि अगर हम काम अच्छे करते हैं तो एप्रिशिएट करती है जनता। संतोष और असंतोष के पैमाने का पता तो मतदान पर बात लगता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई भी राजनेता डूबकर जनता की सेवा करे तो जनता सराप होकर रखती है। हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य कैसा है, जनता इन सब पे नजर रखती है, कार्यकर्ता इन सब पे नजर रखती है। अगर हमारा आचरण व्यवहार कार्यकर्ता के प्रति, जनता के प्रति अच्छा है तो वो सर आंखों पे रखते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो इतना अच्छा है कि आप उसे अपनी दिक्कत बताइए, मजबूरी बताइए, वो मानता है। ऐसा मेरा 25 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, एक लंबे समय से विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं। हमारा अनुभव तो ये भारतीय जनता माने देव दुर्लभ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वास्तव में देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। हर हाल में मेहनत करता है वो अपने ध्येय के लिए, अपनी रीति नीति निष्ठाओं के लिए काम करता है। अच्छा, इतने लंबा समय हो गया है मंत्री बने हुए, अधिकारियों के साथ कई मंत्रियों की तो ट्यूनिंग ही नहीं बैठती है और वो काम भी नहीं कर पाते। आपके साथ ऐसा कुछ? अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी ट्यूनिंग किसी से खराब अभी तक होती नहीं है। कोई कारण मान लो आप लंबे समय से देख रहे हो मुझे, आप स्वयं से भी मेरा परिचय बरसों का हो गया, मेरी किसी से ट्यूनिंग खराब नहीं होती, अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूँ मुझे खुद में बदलाव करना चाहिए। जब कोई गलती होती है तो मैं अपने आप में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो ठीक हो जाता है, फाइन ट्यून हो जाती है। तो बाकी जो लोग हैं, बाकी मंत्री शिकायत करते हैं कि अधिकारियों से पटरी नहीं बैठती, सुनते नहीं है।
उसके लिए आप उनको कुछ नहीं, मैं बहुत छोटा और जूनियर आदमी हूँ, उनको मैं क्या सलाह दूंगा। और मुझे नहीं लगता, सभी अपने आप में समझदार लोग हैं, अच्छे चलते होंगे। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने जीवन के कई विभिन्न पहलुओं पर हमसे खास बातचीत की। इसी कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। देखिए दिवाली की ढेर सारी मस्ती और धमाल। चलिए मेरे साथ इस दिवाली मार्केट में घूमने और देखने क्या है खास इस बार। मेरे साथ खास प्रोग्राम दिवाली के रंग आकांक्षा के संग में। खुशियों की रौनक और हंसी के दियों पर कोई आंच ना आए इस दिवाली। किलकारियों पे ना पड़े दर्द का एक भी छींटा इस दिवाली। इस दिवाली पटाखों की जलन से अपने परिवार और बच्चों को बचाएं। दिवाली सुरक्षित मनाएं। चिरायू मेडिकल कॉलेज एवं चिरायू हॉस्पिटल बैरागढ़ द्वारा जनहित में जारी। दोपहर में उसके यहाँ बिल्कुल फाइनल करते हैं ना। यहाँ दिन की शुरुआत कुछ अलग ही होती है। हर तरफ हरियाली और पहाड़ियों से उतरती ताजी हवाएं सुबह को और भी खुशनुमा बनाती है। Welcome to Prakriti Eden and Elite, a beautiful campus of 3 and 4 BHK multi-story apartments close to nature and close to the heart of the city at the prime location of A8 Bavaria Kala on 80 feet wide road, जहाँ है highest quality construction और world class amenities। तो इस नवरात्रि बुक कर लीजिए अपना ड्रीम होम at Prakriti Eden and Elite। Call 9930 3383। आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसके लिए आप क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी जिंदगी ठीक रहे उसके लिए आप क्या करते हैं। सोचिए मत, देखिए आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आयुष्मान। आयुष्मान के प्रायोजक हैं स्मार्ट केयर, आपके घर का डॉक्टर, सेफी ग्रुप, योर वेलनेस आवर डिजायर। अन्ना टीम पर स्वामी अग्निवेश का निशाना, केजरीवाल पर लगाया 80 लाख रुपए के गबन का आरोप। तेलंगाना की हिमायत कर तेलुगु भाषा पर आडवाणी ने डाले डोरे, कहा शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश होने पर बीजेपी करेगी समर्थन।